हुए उससे बोला, घबराओ मत श्रुति, मैं तुम्हें उस दुर्योधन नामक दलदल में फिर से नहीं फंसने दूंगा। रुद्र ने धीरे से नजर यहां वहां दौड़ा के देखा, तभी उसे बाईं तरफ लकड़ियों का एक ढेर दिखा। दुशासन ने व्यापारी को एक कौरव भाई के सुपुर्द कर बाकी को आदेश दिया, मेरे अनुज भ्राताओं, अब विलंब किस बात का, इन धूर्त प्राणियों को शीघ्र भ्राताश्री के समक्ष ले चलते हैं। सभी जैसे ही रुद्र और श्रुति की तरफ बढ़े, रुद्र ने तेजी से वो लकड़ियों का ढेर उनकी तरफ गिरा दिया और श्रुति को लेकर अत्यंत तीव्र गति से घोड़े पे सवार होकर वहां से निकल गया। दुशासन क्रोध से भर गया, एक तुच्छ प्राणी, तू अपने आप को बहुत चालाक समझता है, पर कब तक बचोगे तुम लोग। दुशासन और बाकी कौरव भी अपने अपने घोड़ों पर जल्दी ही उनका पीछा करने लगे। रुद्र घोड़े की रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। कौरव उन पर लगातार तीरों की बौछार कर रहे थे, पर शायद अभी भाग्य रुद्र और श्रुति के साथ था, वो अभी भी उनकी पहुंच से दूर थे। श्रुति वैसे तो रुद्र से अभी भी नाराज थी, लेकिन उसे घोड़े के इतनी तेज दौड़ने से डर लग रहा था। उसने रुद्र को कसकर पकड़ा हुआ था। दोनों जल्दी ही जंगल के अंदर पहुंच गए। जब तक कौरव जंगल के अंदर आते, रुद्र ने अपनी समझदारी दिखाई और घने जंगल का फायदा उठाते हुए उन्हें चकमा देकर आगे निकल गया। दुशासन ने अपने भाइयों को रुकने के लिए कहा, ठहरो मेरे अनुज भ्राताओं, ठहरो। ऐसे तो हम सभी मूर्ख जान पड़ रहे हैं। हम सभी को अलग अलग दिशा में खुद को बांटकर उन दोनों को ढूंढना होगा, तभी हम उन तक शीघ्र पहुंच पाएंगे। सभी कौरव अलग अलग दिशा में रुद्र और श्रुति को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गए, पर रुद्र अब तक श्रुति के साथ रास्ता बदलकर जंगल के दूसरी ओर निकल गया था। श्रुति ने 2-3 बार पीछे की तरफ नजर घुमाई। जब दूर दूर तक कौरव दिखाई नहीं दिए तो रुद्र को घोड़ा रोकने को कहा, पर रुद्र ने अनसुना कर दिया। तो श्रुति गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, रुद्र, मैंने कहा यहीं रुको, अब तो हम कौरवों की पहुंच से बहुत दूर निकल आए हैं। यह सुनते ही रुद्र ने घोड़े की लगाम खींच दी और वो एक झटके में रुक गया। श्रुति गुस्से में घोड़े से उतरकर एक चट्टान पर आकर बैठ गई। रुद्र भी उसके पास आया। श्रुति, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूं, पर मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि मैं जल्दी ही कुछ सॉल्यूशन निकालता हूं हमारे प्रेजेंट में वापस जाने का। यह सुनकर वो और भड़क गई। क्या सॉल्यूशन निकालोगे तुम? अरे जब हमारे पास ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है, वो लेटर, तो हमें कुछ और सोचने की जरूरत ही क्या है? ये कहते कहते श्रुति चट्टान से उठकर दूसरी तरफ मुड़ी और उसकी चीख गूंज उठी, रुद्र बचाओ! इस चीख के साथ उसने एकदम से अपने कदम पीछे किए और उसका पैर एक पत्थर में फंस गया और वो नीचे गिर गई। रुद्र सामने देखकर शॉक हो गया। काले रंग का एक बहुत लंबा जहरीला सांप फन फैलाए श्रुति के पैर के पास बैठा हुआ था। इन सब में उनका घोड़ा जंगल में दूसरी तरफ भाग गया। श्रुति घबराते हुए उठने लगी तो सांप ने अपना फन और फैला लिया और फुंकार भरी, नहीं श्रुति, उठना नहीं वहां से। श्रुति तो जैसे फ्रीज हो गई थी उस पल में। रुद्र ने अपने पैर के पास पड़ी पेड़ की एक लंबी टहनी उठाई और दबे कदमों से सांप के पीछे गया। श्रुति की नजरें सांप से हट नहीं रही थी। रुद्र ने तेजी से उस टहनी से सांप को दूसरी दिशा में उछाल दिया। सांप नीचे गिरते ही दूसरी तरफ झाड़ियों में चला गया, पर श्रुति अभी भी फ्रीज थी। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना? घबराओ मत, वो सांप चला गया है। तभी उसकी नजर श्रुति के हाथ पर गई। गिरने की वजह से हथेली पर उसे चोट लग गई थी। अरे तुम्हें तो हाथ से खून निकल रहा है। लेकिन श्रुति ने उसका हाथ झटक दिया। गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहने लगी, मुझे हाथ मत लगाओ रुद्र, पहले ही तुम्हारी जिद के कारण इतना सब कुछ हो चुका है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूं। वो कुछ समझ नहीं पाया और श्रुति से बोलने लगा, श्रुति, क्या अभी इन हालात में उस गलती के लिए बार बार मुझसे झगड़ना जरूरी है? तुम कभी तो ठीक से बात करो मुझसे। वो कुछ और कह पाता इससे पहले ही श्रुति अपनी जगह से खड़ी हो गई और कहने लगी, बस गलती? किसी दूसरी लड़की के साथ रात गुजारना तुम्हारे लिए सिर्फ गलती हो सकती है रुद्र, लेकिन मेरी नजर में गुनाह है। मैं जानती हूं तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं उस बात के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, इसलिए बार बार उसका जिक्र मत करो। मैं बस अब यहां से घर वापस जाना चाहती हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या चाहते हो। मैं भी घर ही वापस जाना चाहता हूं, लेकिन बिना डिवाइस के हम घर नहीं जा सकते, तुमको यह समझना चाहिए। और बार बार ऐसे मेरे साथ झगड़ने से या नाराज होने से कुछ नहीं होने वाला। रुद्र को उसकी बात से हर्ट तो हुआ, पर वो शांत होकर उसका हाथ पकड़ के उसकी चोट को देखने लगा। श्रुति कुछ सोचते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। इतने में रुद्र ने अपनी धोती से थोड़ा कपड़ा फाड़ा और उसके हाथ पर उसे बांधने लगा। श्रुति उसे ऐसा करते हुए देखने लगी। उसे रुद्र का इस तरह से उसका ख्याल रखना अच्छा लग रहा था, लेकिन वो उसकी उस गलती को भुला नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में अभी भी यहां से निकलने का ख्याल चल रहा था। वो रुद्र की तरफ देखकर कहने लगी, रुद्र, मैं एक बार फिर से कह रही हूं, हमें उस लेटर की हेल्प ले लेनी चाहिए। श्रुति के फिर से चिट्ठी का जिक्र करने से रुद्र का चेहरा उतर गया।
वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए श्रुति की बात को नजरअंदाज करते हुए कहने लगा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है और हमने काफी देर से कुछ खाया भी नहीं है। हमें आगे चलकर देखना चाहिए, शायद कहीं कुछ खाने के लिए मिल जाए। रुद्र की बात सुनकर श्रुति उसे चौंक कर देखने लगी। तुम्हें यहां से निकलने से ज्यादा अपनी भूख की पड़ी है। जब से यहां आए हैं सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं लाइफ में। हमारे पास अब वो लेटर ही है जो हमारी परेशानियां दूर कर सकता है। जैसा कि प्रोफेसर शास्त्री ने भी कहा था कि जब कोई रास्ता ना दिखे तब उस लेटर में लिखी बात की मदद से हम प्रेजेंट में जा सकते हैं। श्रुति अपनी बात आगे भी कहना चाहती थी, लेकिन रुद्र कुछ सोचता हुआ उसकी बात को अनसुना कर आगे बढ़ गया। श्रुति कुछ समझ नहीं पाई और उसके पीछे पीछे तेज कदमों से जाने लगी। रुद्र थोड़ी दूर जाकर रुका और श्रुति की तरफ घूमकर कहने लगा, श्रुति मेरी बात ध्यान से सुनो। हम डिवाइस के बिना नहीं जा सकते, जिसके लिए हमें उस डिवाइस को वापस पाना होगा या फिर प्रोफेसर शास्त्री तक पहुंचना होगा। और प्लीज अब बार बार उस चिट्ठी के बारे में बात मत करो, कुछ नहीं है उस चिट्ठी में, हम उसकी मदद से वापस नहीं जा सकते, झूठ कहा था प्रोफेसर ने। वो गुस्से में कहता हुआ आगे बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर गुरु शास्त्री जिज्ञासु के साथ डिवाइस लेकर अपने आश्रम पहुंच गए थे, जो कि हस्तिनापुर से बहुत दूर एक नदी के किनारे चट्टान पर बना था। ये बड़ी अजीब सी जगह थी, जहां पर बांस और लकड़ियों की मदद से अलग अलग तरह के यंत्रों के डिजाइन तैयार किए गए थे। नदी पर एक बांध बनाया गया था, जिसकी मदद से पंखे जैसी दिखने वाली कोई चीज चल रही थी। अपने घोड़े से उतरकर गुरु शास्त्री ने जिज्ञासु को घोड़े बांधने का इशारा किया और फिर उसे अपने साथ आश्रम में बनी एक बड़ी सी कुटिया में लेकर चले गए, जिसका ज्यादातर हिस्सा लकड़ियों से तैयार किया गया था। अंदर पहुंचकर कुटिया के बीचों बीच रखे एक मेज जैसे लकड़ी के लट्ठे पर उन्होंने अपने कंधे से थैला उतार कर रखा और उसमें से डिवाइस निकालकर उसे मेज पर रख दिया। डिवाइस की लाइट्स अभी भी ब्लिंक कर रही थी, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगे। जिज्ञासु भी उनके सामने उस लकड़ी के लट्ठे की दूसरी तरफ आकर खड़ा हो गया था। उसने गुरु शास्त्री की तरफ देखते हुए कहा, ये वही है ना गुरुदेव? गुरु शास्त्री मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए बोले, हाँ ये वही है। मैं इसे महल में देखते ही पहचान गया था, किंतु उस समय इसे वहां से यहां लाना संभव नहीं था, इसलिए मुझे इसे वहीं पर उनके सामने ठीक करना पड़ा। किंतु मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि आपने इसे ठीक ही कर दिया था तो फिर वहां मैदान में जब उस युवक ने इस यंत्र का प्रयोग किया तो उसके हाथ में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों हुआ? उसकी बात सुनकर गुरु शास्त्री मुस्कुराने लगे और उससे बोले, क्योंकि मैंने इसे ठीक करके भी ठीक नहीं किया था, सिर्फ सबको भ्रमित किया था कि यह पुनः कार्य करने के लिए तैयार है। मुझे भय था कि ये किसी गलत हाथों में चली गई तो इसका भीषण दुष्परिणाम हो सकता है। ये मेरे पास ही सबसे सुरक्षित रहेगी। जिज्ञासु कुछ सोचकर फिर से पूछने लगा, किंतु अब वो भविष्य से आए दोनों युवक युवती वापस अपने समय में कैसे जा पाएंगे गुरुदेव? वो दोनों अवश्य ही अपने समय में वापस जाएंगे। हम शीघ्र ही इस डिवाइस को ठीक कर लेंगे और उनका पता लगाकर उनके समय में वापस लौटने में उनकी मदद करेंगे। अब तुम जाओ और किसी तरह पता लगाओ कि क्या वो लोग सुरक्षित हैं और यदि हैं तो कहां पर हैं, और शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें यहां लेकर आओ। जिज्ञासु ने गुरु की सारी बात समझकर हां में सर हिलाया और जाने लगा, किंतु सावधान रहना, हमारे हस्तिनापुर से इस डिवाइस को लाने के कारण कोई ना कोई अवश्य ही हमारे पीछे आएगा, इसलिए यह काम बहुत सावधानी से करना होगा तुम। इतना कहकर गुरु शास्त्री अपने काम में लग गए और जिज्ञासु कुटिया से बाहर निकल गया। गुरु शास्त्री की कुटिया कोई साधारण कुटिया नहीं थी, ये अंदर से एक लैब के जैसी दिख रही थी, जहां अलग अलग तरह के यंत्र और अस्त्र रखे हुए थे। गुरु शास्त्री ने डिवाइस के पास रखे किसी यंत्र से कपड़ा हटाया, जो कि दिखने में कुछ उस डिवाइस जैसी ही थी। ये देखकर गुरु शास्त्री के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। जंगल में अभी भी कौरव रुद्र और श्रुति को ढूंढ रहे थे, लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी वो उन्हें ढूंढ नहीं पाए थे। अब दुशासन और सभी कौरव भाई थक चुके थे। वो सभी जंगल से बाहर आकर मैदान में बैठ गए। दुशासन को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। कोई मार्ग सामने न देख वो अपने भाइयों से वापस चलने के लिए कहने लगा, इस जंगल का कोना कोना हम देख चुके हैं, किंतु अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। साथ ही हम सभी बहुत अधिक थक चुके हैं। अच्छा यही रहेगा कि हम हस्तिनापुर वापस चलें। वैसे भी इस घने जंगल में उनका जीवित बच पाना संभव नहीं, अवश्य ही दोनों किसी जंगली जानवर का शिकार बन चुके होंगे। दुशासन इतना कहकर अपने भाइयों में हंसकर जोश भरने लगा। उसकी बात सुनकर उसके सभी भाई उसके साथ साथ हंसने लगे और अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वापस लौटने लगे। रुद्र और श्रुति जंगल के खतरे से अनजान खाने की तलाश में भटकते हुए एक फलदार वृक्ष के पास पहुंच गए।
अपने सामने फलों से भरा वृक्ष देखकर रुद्र के चेहरे पर खुशी आ गई और वो श्रुति से कहने लगा, श्रुति वो देखो सामने वो पेड़, कितने सारे फल हैं, आओ चलो। उसकी बात सुनकर और फलों को देखकर श्रुति के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। रुद्र पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश करने लगा। श्रुति चुपचाप वहीं पेड़ के पास बैठ गई और रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने एक लंबे से लकड़ी के टुकड़े को पेड़ पर उछालकर काफी सारे फल तोड़ लिए थे। वो फलों को उठाते हुए श्रुति से कहने लगा, श्रुति अब बस भी करो ना, अपने चारों तरफ देखो तो कितना खूबसूरत जंगल है। तुम्हें तो हमेशा से जंगल पसंद है, थोड़ी देर के लिए सब भूल कर यहाँ की इस ग्रीनरी को एंजॉय तो करो। श्रुति ने उसकी बात सुनकर भी कुछ नहीं कहा। रुद्र ने फल लाकर उसके सामने रख दिए और बैठते हुए कहने लगा, सही सलामत हृष्ट पुष्ट घर वापस जाने के लिए अभी ये फल खाने जरूरी है श्रुति। इतना कहकर रुद्र हंसने लगा, लेकिन मन ही मन वो परेशान भी था। वो भी नहीं जानता था कि वो दोनों यहां से वापस जा पाएंगे भी या नहीं। रुद्र जबरदस्ती श्रुति को फल खिलाने लगा। इस बार श्रुति ने उसे नहीं रोका। उसके मन में अपने पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं, जब वो दोनों फील्ड पर साथ काम करते थे और तब रुद्र ऐसे ही उसे जबरदस्ती काम के बीच में खाने के लिए जिद किया करता था। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने उसके हाथ से वो फल ले लिया और खुद खाने लगी। वो दोनों फल खा ही रहे थे कि श्रुति के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। वो घबराते हुए सामने देखने लगी और हाथ के इशारे से रुद्र को कुछ दिखाने लगी। रुद्र रुद्र रुद्र। उसके मुंह से रुद्र के नाम के अलावा और कुछ नहीं निकला। श्रुति की ऐसी हालत देख रुद्र ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा और वो भी घबरा गया। उनके सामने एक बड़े आकार का भेड़िया खड़ा था जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। दोनों घबरा कर पीछे हट गए। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। भेड़िया उनके ऊपर झपटने ही वाला था कि कहीं से एक साथ कई सारे तीर आकर भेड़िए के मुंह पर लगे और वो भेड़िया जमीन पर गिर गया। लेकिन जल्दी ही वो खड़ा होकर अपने मुंह से तीर निकालने की कोशिश करने लगा। तीर भेड़िए के मुंह में कुछ इस तरह से आकर लगे थे मानो किसी ने उसका मुंह तीरों से सिल दिया हो। भेड़िया तीर न निकल पाने से छटपटाने लगा और वहां से भाग गया। ये देखकर श्रुति रुद्र से कहने लगी, चलो रुद्र यहाँ से जल्दी चलो, हमारा इस जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं, हमें जल्दी ही किसी सुरक्षित जगह पर चलना चाहिए। वो दोनों खड़े होकर अपने चारों ओर देखने लगे और किसी को न देखकर वहां से भागने लगे। लेकिन उनके आगे बढ़ते ही उनके ऊपर एक जाल आकर गिरा और वो दोनों किसी मछली की तरह उस जाल में फंसकर जमीन पर गिर गए। श्रुति जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ रुद्र बचाओ। रुद्र खुद को और श्रुति को उस जाल से निकालने की कोशिश कर ही रहा था कि उन दोनों के सामने हाथ में धनुष कमान लिए एक शिकारी आकर खड़ा हो गया। दोनों उसे देखकर चौंक गए और जाल से निकलने की कोशिश बंद कर असहाय से वहीं जमीन पर लेट गए।